नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पर बात करूंगा, जो कि पत्नी के मेंटेनेंस से रिलेटेड है। दोस्तों, अगर पति पत्नी में मेंटेनेंस को लेकर के कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और कॉम्प्रोमाइज के तहत पत्नी एक पर्टिकुलर अमाउंट लेने के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने फ्यूचर मेंटेनेंस को त्याग देती है, यानी कि वो अंडरटेकिंग देती है कि वो दोबारा से कभी भी पति से मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी, तो क्या इसके बाद पत्नी फिर दोबारा से पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? और अगर पत्नी दोबारा से पति पर मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, तो क्या ऐसा केस कोर्ट में चलेगा? क्या कोर्ट पति पर दोबारा से मेंटेनेंस लगाएगा या पत्नी के मेंटेनेंस को खारिज कर देगा? दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन पति के सामने बहुत बारी खड़ी हो जाती है कि पति सोचता है कि उसने पत्नी से मेंटेनेंस के केस में सेटलमेंट कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, लेकिन क्या वो सेटलमेंट भविष्य में उसके कोई काम आएगी? दूसरी तरफ पत्नी को लगता है कि उसने एक बारी तो पति से मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, सेटलमेंट कर लिया है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद पत्नी को लगने लगता है कि वो मेंटेनेंस की अमाउंट कम है, या उसके खर्चे बढ़ गए हैं, या महंगाई बढ़ गई है, अब वो उस मेंटेनेंस में अपना गुजारा नहीं कर पा रही है। तो क्या ऐसे में वो दोबारा से पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट पर बात करूंगा, जो कि पत्नी के मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में क्लियर किया कि जब पति पत्नी का मेंटेनेंस के रिगार्डिंग सेटलमेंट हो चुका है, समझौता हो चुका है, तो इसके बाद क्या पत्नी दोबारा से पति पर मेंटेनेंस का केस कर सकती है? वो पति से मेंटेनेंस मांग सकती है? तो दोस्तों, वीडियो पति पत्नी दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को, अपने केस को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वापस अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और डिस्कस करते हैं मेंटेनेंस के रिगार्डिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज होती है, लेकिन कुछ समय के बाद ही पत्नी के द्वारा पति पर सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया जाता है। पत्नी का कहना था कि पति उसे मेंटेन नहीं करता है। दोस्तों, मेंटेनेंस केस के दौरान पति पत्नी के बीच में एक समझौता होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, और उस कॉम्प्रोमाइज के तहत पति पत्नी को एक पर्टिकुलर अमाउंट बतौर मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ पत्नी भी उस मेंटेनेंस अमाउंट को लेने के लिए तैयार हो जाती है, और साथ में पत्नी अंडरटेकिंग देती है कि वो कभी भी फ्यूचर में पति से और मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगी, ना ही मेंटेनेंस को एनहांस करने की कोई एप्लीकेशन लगाएगी। दोस्तों, इस कॉम्प्रोमाइज, इस सेटलमेंट के तहत कोर्ट के द्वारा पत्नी के मेंटेनेंस केस को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद पति पत्नी दोनों के द्वारा उस सेटलमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई किया जाता है। पति हर महीने पत्नी को एक पर्टिकुलर अमाउंट बतौर मेंटेनेंस देने लग जाता है, और पत्नी भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है। काफी टाइम तक इसी तरह दोनों का सिस्टम चलता रहता है, लेकिन तकरीबन 8 से 10 साल के बाद पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट में फिर दोबारा से एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। इस बारी पत्नी सेक्शन 127 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन फाइल करती है और कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है कि उसके पिछले मेंटेनेंस केस में जो ऑर्डर किया गया था, जो कि कॉम्प्रोमाइज के ऊपर बेस्ड था, उस ऑर्डर को कैंसिल किया जाए और उसके मेंटेनेंस को एनहांस किया जाए। दोस्तों, फैमिली कोर्ट पति को नोटिस भेजता है, और पति जब कोर्ट में पेश होता है तो वो कोर्ट को बताता है कि उसका और उसकी पत्नी का मेंटेनेंस केस में ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, सेटलमेंट हो चुकी है, और उस सेटलमेंट के तहत वो पत्नी को एक पर्टिकुलर अमाउंट बतौर मेंटेनेंस दे भी रहा है। इसलिए ये मौजूदा एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है, इसे खारिज किया जाना चाहिए। दोस्तों, कोर्ट को जब पता लगता है कि पति पत्नी में ऑलरेडी एक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऐसे में कोर्ट पत्नी की सेक्शन 127 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, डिसमिस कर देती है।
दोस्तों इसके बाद पत्नी एक ऐसा लीगल स्टेप उठाती है जो कि पूरे केस को ही टर्न कर देता है। दोस्तों इस बारी पत्नी ना तो सेक्शन 127 की एप्लीकेशन लगाती है, ना ही सेक्शन 125 की एप्लीकेशन लगाती है। इस बारी पत्नी सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत एप्लीकेशन फाइल कर देती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 में भी पत्नी अपने पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। दोस्तों फैमिली कोर्ट फिर दोबारा से पति को नोटिस भेजती है और पति दोबारा से कोर्ट में आकर यही बताता है कि उन दोनों का कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हो चुका है और कॉम्प्रोमाइज के तहत वो पत्नी को एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहा है। ऐसे में पत्नी के इस केस को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो मेंटेनेबल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों इस बारी फैमिली कोर्ट ने पत्नी की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया, ये कह करके कि पति पत्नी का जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जो सेटलमेंट हुई थी, वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत हुई थी, ना कि सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत। ऐसे में फैमिली कोर्ट पति को मेंटेनेंस पे करने के लिए ऑर्डर कर देती है। इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट में भी पति को किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं दिया जाता और पति की अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। इसके बाद पति के द्वारा हाई कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पति का फिर दोबारा से वही कहना था कि पत्नी का सेक्शन 18 में फाइल किया गया केस मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि उन दोनों का ऑलरेडी मेंटेनेंस को लेकर के सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, सेटलमेंट हो चुका है। दोस्तों इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर से सहमत था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही मानना था कि पत्नी को सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत मेंटेनेंस मिलना चाहिए। पुराने कॉम्प्रोमाइज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भले ही पति पत्नी का सेक्शन 125 सीआरपीसी में कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज, वो एग्रीमेंट किसी भी तरह से वाइफ को किसी और एक्ट के तहत मेंटेनेंस क्लेम करने से रोक नहीं सकता। यानी कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट, कोई ऐसी सेटलमेंट हो जाती है कि जिससे पत्नी को किसी और एक्ट में मेंटेनेंस क्लेम करने से रोका जाए, तो ऐसा एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, वो अनलॉफुल होगा और वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पति की अपील को रिजेक्ट किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन को सही ठहराया और पति को कॉम्प्रोमाइज के साथ साथ सेक्शन 18 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के तहत भी पत्नी को मेंटेनेंस देने के ऑर्डर किए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पति पत्नी के मेंटेनेंस केस में कॉम्प्रोमाइज हो जाने के बाद भी पत्नी पति से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। अगर पति ऐसा सोचता है कि उसने केस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, अब पत्नी को कभी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा या पत्नी मेंटेनेंस नहीं मांग सकती है, तो वो गलत सोच रहा है। क्योंकि जिस केस में कॉम्प्रोमाइज हुआ है उसको छोड़कर यदि पत्नी के पास और रेमेडीज अवेलेबल हैं तो पत्नी उन रेमेडीज को अवेल कर सकती है और पति से कॉम्प्रोमाइज के बाद भी मेंटेनेंस मांग सकती है। दोस्तों इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपके हिसाब से जब पति पत्नी के बीच में मेंटेनेंस को लेकर के कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, एक अमाउंट सेटलमेंट हो चुकी है, तो क्या ऐसे में पार्टीज को उस कॉम्प्रोमाइज, उस टर्म्स कंडीशन को ब्रीच करने का मौका दिया जाना चाहिए, आज़ादी दी जानी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।